अच्छा जी, होता क्या है जी ऑप्टिकल एक्टिविटी, अभी हम बात कर रहे थे डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लीवो रोटेटरी की। होता ये है कि ये एक प्लेन पोलराइज्ड फिल्टर है। अब आपको नहीं पता कि आपके पास जो कार्बोहाइड्रेट है वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी है या लीवो रोटेटरी है, यानी डी कंपाउंड है या एल कंपाउंड है। तो हम क्या करते हैं, हम उस कंपाउंड को इस फिल्टर में से गुजारते हैं। ठीक है, इस फिल्टर में से गुजारते हैं और इसी डायरेक्शन में लाइट को भी एंटर करते हैं। अब अगर लाइट क्लॉकवाइज घूमती है तो हम कहते हैं कंपाउंड डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, और अगर लाइट एंटी क्लॉकवाइज घूमती है तो हम कहते हैं ये लीवो रोटेटरी। ठीक है, अगर राइट पे मूव कर गई तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी, लेफ्ट पे मूव कर गई तो लीवो रोटेटरी। ठीक है, जबकि मैंने ये बात आपको बताई थोड़ी देर पहले कि जितने डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड्स हैं वो सारे एनर्जी प्रोड्यूसिंग है, वो सारे यूजफुल कंपाउंड्स हैं, और जितने लीवो रोटेटरी कंपाउंड्स हैं वो सारे एनर्जी प्रोड्यूसिंग नहीं है, वो कारामद कंपाउंड्स नहीं है। ठीक है, तो ये ऑप्टिकल एक्टिविटी वाला मामला भी क्लियर हो गया। ठीक, राइट। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं जो कि डेली यूज के होते हैं। अब जैसे गैलेक्टोज है, गैलेक्टोज भी अल्फा कंपाउंड है। देख रहे हैं आप, OH ग्रुप लेफ्ट बॉटम पे लगा हुआ है, यानी कि राइट हैंड साइड पे था। ठीक, तो इट इज एन एल्डोहेक्सोज पार्ट ऑफ मिल्क शुगर, और इसका जो स्ट्रक्चर है वो सिर्फ कार्बन 4 के ऊपर जो है वो रिवर्स हुआ है। ऑप्टिकल एक्टिविटी दोबारा रिपीट करो, अच्छा लगा। देखिए, ये है प्लेन पोलराइज्ड लाइट फिल्टर। ठीक है, ये इस कंपाउंड के एंट्रेंस है। ये जो ब्लैक लाइन है, ठीक है, ये ब्लैक लाइन इंडिकेट कर रही है लाइट की डायरेक्शन। ठीक है, अब हुआ क्या, आपने इसमें कंपाउंड भरा और इसमें लाइट रे एंटर कर। अगर ये लाइट जो एंटर की आपने, अगर भाई वो किस में से गुजर रही है, कंपाउंड में से गुजर रही है ना, क्योंकि इसमें पूरे फिल्टर में तो कंपाउंड भरा हुआ। ठीक है, अब अगर ये लाइट जो एंटर हुई ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर गई, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर गई, तो समझ लीजिए कि कंपाउंड डेक्स्ट्रो रोटेटरी है। और अगर ये लाइट एंटी क्लॉकवाइज मूव कर गई, यानी रिवर्स डायरेक्शन में मूव कर गई, तो समझ लीजिए ये कंपाउंड लीवो रोटेटरी है। ठीक है, तो मैं सब बात क्लियर है बेटा? ठीक है, चलो ठीक है, गैलेक्टोज पे भी बात हो गई। अब आ जाइए ओलिगोसैकेराइड्स पे। तो ये तो सारे थे मोनोसैकेराइड्स। ठीक है, ओलिगोसैकेराइड्स कौन से कंपाउंड्स हैं? ये वो कंपाउंड्स हैं जिन्हें जब आप ब्रेक करते हैं, या हाइड्रोलिसिस मतलब ब्रेक करते हैं, तो इसमें से कम 2 और ज्यादा से ज्यादा 10 मोनोसैकेराइड्स निकलते हैं। अब इसमें जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड ओलिगोसैकेराइड्स हैं, उसमें एक तो वो शुगर है जो हम इस्तेमाल करते हैं डेली, सक्रोज जिसे बोलते हैं। एक जो मिल्क में होती है, माल्टोज, ठीक है, लैक्टोज, और एक है माल्टोज। ठीक है जी, ये 3 तरह के ओलिगोसैकेराइड्स। ठीक, अब सक्रोज में कौन कौन दो जुड़े हुए हैं? बड़ा बहुत दफा आया है ये सवाल कि सक्रोज इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। अब ये थोड़ी सी एक्स्ट्रा डिटेल आ गई। ठीक है ना, ये ग्लूकोज है और ये फ्रक्टोज है, यानी ये पायरानोज स्ट्रक्चर है और ये फ्यूरानोज स्ट्रक्चर है। होता क्या है कि इसका कार्बन 1 और इसका कार्बन 2, ये दोनों आपस में हो जाते हैं कनेक्ट, H2O रिमूव करके। तो इस लिंकेज को कहते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ठीक है, व्हाट आर ग्लाइकोसिडिक लिंकेजेस? Linkages which connect 2 or more carbohydrates
आर नोन एज ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। और ग्लाइकोसिडिक लिंकेज का रिवर्स लिंकेज कौन सा होता है, अपोजिट कौन सा होता है, ईथर लिंकेज। ठीक है, ईथर लिंकेज, सही है। तो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज और ईथर लिंकेज ये एक दूसरे के अपोजिट है। ये देखें, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज में क्या हुआ है, कार्बन इज द सेंटर पॉइंट बिटवीन टू ऑक्सीजन। ये वाला कॉर्नर जो है, ये कार्बन, ये दो ऑक्सीजन का सेंटर पॉइंट है। ठीक है, तो ये कहलाता है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ईथर में क्या होता है, ऑक्सीजन दो कार्बन का सेंटर पॉइंट होता है। ठीक, तो ये कहला रहा है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ठीक है, कार्बन इज द लिंक बिटवीन टू ऑक्सीजन, ये फर्क है दोनों। सही है। अब आ जाए पॉलीसैकेराइड्स पे। तो पॉलीसैकेराइड्स तो यूजुअली डाइट के अंदर होते ही हैं, ठीक है ना, और ये आमतौर पे हैवी कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, जैसे कि एनिमल पॉलीसैकेराइड्स में ग्लाइकोजन, जो कि लिवर में मौजूद होता है, कलेजी वगैरह में जो हम खाते हैं उसमें इस्तेमाल होता है, उसमें मौजूद होता है, ठीक है ना। जबकि प्लांट पॉलीसैकेराइड्स में कौन कौन शामिल है, स्टार्च है, सेल्यूलोज है। स्टार्च कहाँ पाया जाता है, ग्लूकोज में, सीरियल्स में, जो चावल, रोटी, आटा, जो हैवी कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो सब्जियां जो वजन बढ़ाती है। ठीक है, जबकि सेल्यूलोज कहाँ होता है, सेल्यूलोज आपको मेनली जो है वो वुड के अंदर मिलेगा। अदरवाइज जितने भी नॉन एडिबल प्लांट्स हैं उनके अंदर ये पाया जाता है। नॉन एडिबल प्लांट्स, वो पौधे जो आप खा नहीं सकते, उनके अंदर जो कार्बोहाइड्रेट है वो शामिल होता है इसमें। ठीक, बाकी ये सिंपल इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो कि पता होने चाहिए कि भाई जब आप ये आपने प्रैक्टिकल्स में भी किया होगा, फिलिंग सॉल्यूशन टेस्ट। ठीक है, कि भाई ग्लूकोज का सॉल्यूशन बनाया, उसमें फिलिंग सॉल्यूशन डालें, हीट करें, रेड बिगड़ी आएगी। कार्बोहाइड्रेट्स का आखिरी मॉलिक्यूल यानी जो मेटाबॉलिज्म का फिनोमेना है, प्री मेडिकल के लोग ज्यादातर मौजूद हैं, जो मेटाबॉलिज्म का फिनोमेना है उसका आखिरी यूनिट होता है ग्लूकोज। ठीक है, जबकि स्टार्च जो है ये भी आपने प्रैक्टिकल्स में किया कि आयोडीन सॉल्यूशन के साथ डीप ब्लू कलर देता है, और इंसान के जिस्म में जो ग्लूकोज की परसेंटेज है वो 9% होती है। अब ये चारों एमसीक्यूज आए हैं पिछले 20 सालों में, चारों एमसीक्यूज आए हैं। ठीक है, ये आखिरी वाला आया था एनईडी में। ठीक, बाकी तीन मुझे सही से याद नहीं है, लेकिन क्योंकि मैंने पास पेपर्स को सामने रख के ही बनाया है, लिहाजा ये सब आए हुए हैं। ठीक है जी, तो यहाँ कार्बोहाइड्रेट्स हो गए कंप्लीट। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स हो गए कंप्लीट। अब हम स्टार्ट करते हैं, कोई सा भी स्टार्ट कर लेंगे, पढ़ने तो सारे ही हैं। हम अमाइनो एसिड से स्टार्ट करते हैं। चलिए जी, अमाइनो एसिड्स। ठीक है, अब अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं, तो ज्यादातर ये पूरा थ्योरेटिकल डिस्कशन ही है, लिहाजा आपको कहीं फील हो कि बात समझ नहीं आई तो पूछ लीजिएगा। समझाने वाली बातें इसमें कम है, ज्यादातर बातें इसमें याद करने वाली है। अब अमाइनो एसिड्स के साथ क्या मामला है, देखिए अमाइनो एसिड्स हम कहते किसको हैं और क्यों कहते हैं। देखिए, अमाइनो एसिड्स वो कंपाउंड्स हैं जिसमें दो फंक्शनल ग्रुप्स पाए जाते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड और अमाइनो। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड और अमाइनो।
ठीक है, तो जिस कंपाउंड में ये दोनों पाए जाए उन्हें हम कहते हैं अमीनो एसिड्स। ठीक, जबकि इस कार्बन चेन से पता लगता है, आप इधर डिफरेंट डिफरेंट कार्बन चेन्स बनाते जाए तो 20 अलग अलग तरह के अमीनो एसिड्स आपको मिलेंगे। ठीक है ना, 20 अलग अलग तरह के अमीनो एसिड्स मिलेंगे। बहुत सारी क्लासिफिकेशंस है, जिसमें पहली है इसकी ज्योमेट्री बेस्ड, दोज हैविंग अमीनो ग्रुप ऑन अल्फा कार्बन, अल्फा अमीनो एसिड्स। बीटा कार्बन पे होगा बीटा अमीनो एसिड्स, गैमा कार्बन पे होगा गैमा अमीनो एसिड्स। ठीक है, जैसे कि ये स्ट्रक्चर्स हैं सारे अमीनो एसिड्स का। अब स्ट्रक्चर सारे याद करने की जरूरत नहीं है, इट इज नॉट नेसेसरी टू लर्न दी स्ट्रक्चर्स ऑफ ऑल अमीनो एसिड्स, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। लेकिन हाँ, स्ट्रक्चर देखकर आपको ये जरूर समझ में आना चाहिए कि किस अमीनो एसिड की क्या नेचर है। जैसे कि देख रहे हैं आप कि व्हाइट में जितने आपको नाम लिखे हुए नजर आ रहे हैं, ये सारे हाइड्रोफोबिक है, यानी वाटर रिपेलेंट है। ठीक है, जितने ग्रीन में नजर आ रहे हैं ये सारे वाटर अट्रैक्टिंग है, जितने आपको रेड में नजर आ रहे हैं ये सारे एसिडिक हैं, और जितने ब्लू में नजर आ रहे हैं ये सारे बेसिक हैं। इन जनरल जितने भी बेसिक बायोकेमिकल कंपाउंड्स होते हैं वो सारे काम के होते हैं। इन जनरल जितने भी एसिडिक बायोकेमिकल कंपाउंड्स होते हैं उनकी एप्लीकेशंस कम होती है। ऐसा नहीं है कि वो काम के नहीं होते, उनकी एप्लीकेशंस कम होती है। ठीक, दो तरह के अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं, एक वो जो इंसान का जिस्म बनाता है और एक वो जो इंसान का जिस्म नहीं बना पाता। ठीक है ना, these are the amino acids which cannot be synthesized। ठीक है, जो इंसान खुद से नहीं बना सकता, इसे लाजमी अपनी डाइट में कुछ शामिल करना होगा, अदरवाइज ग्रोथ अफेक्ट करेगी और जो नर्वस सिस्टम है वो अफेक्ट करेगा। ठीक है ना, ये सारे एसेंशियल अमीनो एसिड्स। क्या आपको ये नाम याद होने चाहिए कि एसेंशियल कौन है? तो जनाब जी हाँ, आपको याद होने चाहिए, क्योंकि ये एमसीक्यू बड़ा कॉमन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एसेंशियल अमीनो एसिड या विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। ठीक है, ये बड़ा कॉमन है, आपको अनफॉर्चुनेटली ये याद करना पड़ेगा कि कौन एसेंशियल है और कौन एसेंशियल नहीं है। ठीक, अब इसमें जैसे कि मैंने अभी कहा कि दो फंक्शनल ग्रुप्स हैं, एक एसिडिक है, ऐसी बात है COOH एसिडिक है, और NH2 बेसिक कंपाउंड है। ये भी हम जानते हैं कि नाइट्रोजन में यूजुअली बेसिक कंपाउंड्स अमीनो ग्रुप में प्रोड्यूस करने की टेंडेंसी होती है बिकॉज ऑफ द लोन पेयर। ठीक है ना, नाइट्रोजन में लोन पेयर होता है, इस वजह से हमने पढ़ा था ना चैप्टर 2 में हाइड्रोजन के अंदर कि एक लोन पेयर वाले बेसिक होते हैं और एक से ज्यादा लोन पेयर वाले एसिडिक होते हैं, इस वजह से NH2 ग्रुप बेसिक। अब देखिए न्यूट्रल अमीनो एसिड्स कौन से होंगे? जिसमें COOH और NH2 दोनों इक्वल होंगे। एसिडिक अमीनो एसिड्स कौन से होंगे? जिसमें COOH ग्रुप ज्यादा होंगे। बेसिक अमीनो एसिड्स कौन से हैं? जिसमें NH2 ग्रुप ज्यादा होगा। ठीक है, देखिए न्यूट्रल अमीनो एसिड्स जिसमें एक COOH है और एक NH2 है, इक्वल है। ठीक है, राइट, दे कंटेन वन बेसिक अमीनो ग्रुप एंड वन एसिडिक ग्रुप। एसिडिक अमीनो एसिड्स में COOH ज्यादा हो गया, वही बात जो मैंने की थी। ठीक है, और बेसिक अमीनो एसिड्स में NH2 ग्रुप ज्यादा हो गया। ठीक, तो क्या ऐसा मुमकिन है कि आपको अमीनो एसिड का नाम देकर पूछ लें कि भाई बताइए ये एसिडिक है या बेसिक? ये अभी तक हुआ नहीं है, ऐसा अभी तक नहीं हुआ। हाँ, स्ट्रक्चर देकर जरूर पूछ लेते हैं कि कौन एसिडिक है और कौन बेसिक, लेकिन नाम
नाम देकर ये पूछ लेना कि कौन एसिडिक है और कौन बेसिक, ऐसा अभी तक नहीं हुआ। बाकी आपका नसीब, ठीक है ना, बाकी आपका नसीब के होगा कि नहीं, क्योंकि अभी तक नहीं हुआ, लिहाजा प्रोबेबिलिटी तो यही है कि इस तरह सवाल नहीं पूछा जाएगा। लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि अब तक नहीं हुआ, अब अगर इस साल हो गया फिर तो वो फिर भाई मैंने कहा जैसे कि आपका नसीब, ठीक है। अच्छा जी, अब ये ज़्वेटर आइन बड़े काम की एक चीज है। होता क्या है, ये देखें, ये जो COOH का H है, इसको मैं यहाँ से बताता हूँ। होता ये है कि ये वाला H+1 की फॉर्म में निकलता है। और मैंने अभी आपसे क्या कहा था कि नाइट्रोजन में एक लोन पेयर होता है, ये आ गया लोन पेयर। अब ये H+1 जाकर इस लोन पेयर के साथ कनेक्ट हो गया। अब क्योंकि ये +1 है, लिहाजा ये पूरा हिस्सा प्लस हो गया, और क्योंकि यहाँ से +1 गया है, लिहाजा ये पूरा हिस्सा हो गया माइनस। ठीक है, इलेक्ट्रिकली ये अभी भी न्यूट्रल ही है, तो -1 +1 कैंसिल ईच अदर, 0 हो जाएगा, है ना। लेकिन फिलहाल हम इसे इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ही मानते हैं, बट बोथ द कॉर्नर्स आर एक्टिव। तभी देखिए डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है, a dipolar charged but overall electrically neutral ion is called Zwitter. Zwitter कहते हैं दोगले को, तो Zwitter आयन दोनों मौजूद हैं, पॉजिटिव भी मौजूद है, नेगेटिव भी मौजूद है, लेकिन इलेक्ट्रिकल चार्ज उस वक्त आता है जब या तो पॉजिटिव ज्यादा हो या नेगेटिव ज्यादा हो। तो Zwitter आयन के अंदर क्योंकि एक H+1 और एक जाकर कनेक्ट हो जाता है, लिहाजा पोलर तो है बट इलेक्ट्रिकल चार्ज नहीं है, इस वजह से हम इसे बोलते हैं Zwitter आयन। और यही वजह है कि ये पानी के साथ इंटरेक्ट कर जाता है, बिकॉज़ वाटर लव्स पोलर यूनिट्स। ठीक है, पानी जो है वो पोलर यूनिट है, राइट। और यही बात वही चैप्टर 2 वाली जब हमने पढ़ी थी, फर्स्ट ईयर चैप्टर 2, कि भाई अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा होंगी तो जो एग्जिस्टिंग कंपाउंड है वो लिक्विड और गैस से ज्यादा एक्सपेक्टेड है कि सॉलिड स्टेट में मिले। ठीक है, यही वजह है कि आपको यहाँ लिखा हुआ नजर आ रहा है कि जिसमें भी ये टेंडेंसी है यूजुअली वो सॉलिड स्टेट में हमें मिलता है। ठीक, चलिए सब बात आगे बढ़ाते हैं। अब आ जाइए इनके कनेक्शंस में। अब ये तो थे मोनोमर्स। अब होता ये है, कि ये बना हुआ है ज़्विटर आयन। अब ये दोनों ज़्विटर आयन्स क्या करते हैं, ये दोनों ज़्विटर आयन्स यहाँ से, इसको अगर मैं ओपन करके बनाऊं तो ये ऐसा है, C डबल बॉन्ड O और ये आ गया एक और O। ठीक है, और यहाँ ये वाला, ठीक है, ये माइनस साइन है, ये प्लस साइन है। अब होता क्या है, यहाँ से ये H इस O को अपने साथ मिलाता है, H2O बना लेता है। अब देखें इसके भी दो बॉन्ड्स खुल गए और इसका भी एक बॉन्ड खुल गया, तो ये C डबल बॉन्ड को इस N के साथ जुड़ जाता है। तो ये वाला जो यूनिट है C डबल बॉन्ड ONH, ये वाला जो लिंकेज है ये कहलाता है पेप्टाइड। दिस इज नोन एज पेप्टाइड, C डबल बॉन्ड ONH। ठीक है, और ये किस में पाया जाता है, ये पाया जाता है प्रोटीन्स, क्योंकि प्रोटीन्स को अगर आप ब्रेक करें तो आपको मिलते हैं अमाइनो एसिड्स, और अमाइनो एसिड्स को ब्रेक करें तो मिलती है आपको एनर्जी। ठीक है, ये पेप्टाइड लिंकेज भी हो गया। जबकि ये तो आप जानते ही हैं कि भाई अमाइनो एसिड्स जो गोश्त और चावल, अपना
जितने भी मीट आइटम्स हैं उनके अंदर ये वाफिर मिकदार में होता है, सीरियल्स में होता है, काजू में, बादाम में, इन सब में होता है। ठीक है, तो ये ह्यूमन बॉडी के अंदर इसका ये काम है। ठीक, कि भाई अगर कोई डैमेज हुआ है बॉडी में, मसल रप्चर हुए हैं, तो अमाइनो एसिड उन मसल्स को रीबिल्ड करता है। ठीक है, अगर आप डाइटिंग कर रहे हैं तो जो एनर्जी कम हो जाती है बॉडी में ना खाने की वजह से, उस एनर्जी को पूरा करने के लिए ये खुद ब्रेक होता है और एनर्जी जनरेट करता है। ठीक है, और ऐसे ही इसमें मुख्तलिफ जो बायोकेमिकल प्रोसेसेस हैं, जैसे कि एंजाइम बेस्ड एक्टिविटीज हैं, उनमें भी ये पार्टिसिपेट करता है। ठीक है जी, तो ये अमाइनो एसिड्स हो गए डिस्कस। अब आते हैं एंजाइम्स। एंजाइम्स पे आते हैं जी। एंजाइम्स, एंजाइम क्या होता है? कैटलिस्ट जो होता है ना, एक्चुअली वही एंजाइम भी होता है। यानी इसकी अपनी न्यूट्रिशन वैल्यू कोई नहीं है, यानी इसको इस्तेमाल करने से आपको एनर्जी नहीं मिलती, लेकिन ये जरूर है कि अगर एंजाइम ना हो तो बहुत सारे प्रोसेसेस भी इनकम्प्लीट रह जाएंगे। ठीक है, देखिए जैसे मैंने कहा था, एंजाइम्स होते हैं बायोकैटलिस्ट। ठीक है, और ये किसी भी प्रोसेस को एक्टिवेट करने के साथ साथ उसको एंड पॉइंट की तरफ ले जाने में भी मदद देता है। यानी हर वो काम जो कैटलिस्ट करता है वो सारे काम एंजाइम भी करता है, क्योंकि एंजाइम है ही एक्चुअली बायोकैटलिस्ट। ठीक है ना, तो जितने भी बायोलॉजिकल रिएक्शंस होते हैं हमारी बॉडी में, वो सारे के सारे एंजाइम कंट्रोल्ड होते हैं, सारे के सारे एंजाइम कंट्रोल। एंजाइम रिलीज होगा बॉडी में, बॉडी काम करना शुरू कर देगी। ठीक है, आपको नींद की फीलिंग आ रही है, कब आती है? जब एंजाइम जो आपको ये इंटीमेट करता है कि आपकी बॉडी थक गई है, अब आपको रेस्ट करना चाहिए। अच्छा फिजा, अभी देखते हैं क्यों नहीं स्क्रीन शो हो रही। अब देखिए फिजा, हो रही है स्क्रीन शो? ठीक है, ठीक है ना, ये बात है सारी। तो जैसे मैंने कहा था कि ये खुद एनर्जी प्रोड्यूसिंग केमिकल्स नहीं है, लेकिन अगर ये ना हो तो काम भी ना हो। देखें ना, दे डू नॉट अपीयर एज अ पार्ट ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, ये एक्चुअली वो आपने पढ़ा ना, लॉक एंड की मॉडल, तो ये लॉक एंड की मॉडल पे काम करता है, और इसका काम सिंपली उस प्रोसेस को जो आप कैरी कर रहे हैं, वो मेटाबॉलिक एक्टिविटी भी हो सकती है, वो कोई और ब्रेन रिलेटेड वर्किंग भी हो सकती है, तो ये वहां पर अ, खुद पार्टिसिपेट करता है और मिडिल मैन का काम करता है। ठीक है, और एंजाइम का मकसद यूज करने का वही है जो कैटलिस्ट यूज करने का मकसद है। तो देख रहे हैं आपके, ये वो प्रोसेस है जो हमने 9th में परफॉर्म किया। अब इसमें अगर हम आयरन यूज करेंगे कैटलिस्ट, तो एक्टिवेशन एनर्जी इसकी 13 है। अगर यही काम हम प्लैटिनम से कराएं, जो कि कंपैरेटिवली महंगा मेटल है, तो एक्टिवेशन एनर्जी ड्रॉप हो गई। लेकिन अगर इसी में हम कोई भी बायो कैटलिस्ट डाल दें, एंजाइम डाल दें, तो वो देख रहे हैं, देखिए जरा, क्या एक्टिवेशन एनर्जी ड्रॉप होकर रह गई ओनली 5। ठीक है, यानी आप एंजाइम की मदद से वो काम जो 1 घंटे में हो रहा है वो 5 मिनट में कर सकते
ठीक है, ये वही लॉक एंड की मॉडल जो मैंने कहा था कि भाई एंजाइम का काम है प्रोसेस को आगे बढ़ाना। ठीक, अब ये एक प्रोसेस है जिसमें इन दोनों पार्ट्स को अलग होना है, लेकिन ये खुद से नहीं हो पा रहे, तो ये आकर कहाँ फिट हो गए, जहां भी इसके स्ट्रक्चर में अपनी फिटिंग शो की, ये वहां कनेक्ट हो गया। ठीक, अब जब ये ब्रेक होगा तो फिर ये चेंजेस शो करेगा। अब आप देख रहे हैं कैटलिस्ट की अपनी जात पे कोई असर नहीं पड़ा। एंजाइम में जो लाइट ब्लू कलर से दिख रहा है ये एंजाइम है, एंजाइम के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, बल्कि आखिर में जब प्रोडक्ट चले गए इसकी सरफेस पे से, तो ये दोबारा अगले मॉलिक्यूल्स को रिसीव करने के लिए तैयार हो गए। ठीक है, ये होता है लॉक एंड की। ठीक है, अब एंजाइम का स्ट्रक्चर किस तरह का होता है, जैसे प्रोटीन का स्ट्रक्चर है वैसे एंजाइम का भी है। ठीक है, हाँ ये फर्क जरूर है कि वहां प्रोटीन्स में अभी हमने देखा था पेप्टाइड लिंकेज जरूरी है, यहाँ पेप्टाइड लिंकेज जरूरी नहीं है। ठीक है, और जब ये प्रोटीन की डिसइंटीग्रेशन करता है यानी प्रोटीन को ब्रेक करा रहा होता है कि, तो यही एंजाइम एपो एंजाइम भी कहलाता है। अब देखिए दूसरा तीसरा जुमला, एक नई इंफॉर्मेशन, को फैक्टर का जिक्र हुआ। प्री मेडिकल के लोग ज्यादा बैठे हुए हैं, को फैक्टर आपने बायोलॉजी में पढ़ा होगा कि कंपाउंड का वो हिस्सा जो डायरेक्टली तो यूजफुल नहीं है, लेकिन अगर वो हिस्सा ना हो तो वो भी काम ना हो। जैसे आप अपने घर में वायरिंग कराएं और स्विच बोर्ड ना लगाएं, अब स्विच बोर्ड अगर नहीं लगाएंगे आप, तो आप इलेक्ट्रिकल अप्लायंस किसी को भी यूज कर ही नहीं सकते। ठीक है ना, तो दैट पीस ऑफ स्विच बोर्ड इज एक्टिंग एज द को-फैक्टर, तो को-फैक्टर के तौर पे काम। ठीक है, और आमतौर पे ये मेटल आयंस ही यूज करता है जो कि को-फैक्टर के तौर पे एक्ट करता है, जबकि वो सारे मॉलिक्यूल्स एंजाइम के जो डायरेक्टली यूजफुल नहीं है, वो इनडायरेक्टली भी बहुत सारे प्रोसेसेस कराते हैं, उन्हें हम कहते हैं कोएंजाइम्स। ठीक, और जो ग्रुप लगा हुआ है उसपे, उसको हम कहते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप। भाई सोचिए ना कि पूरा कार्बन चेन है, उसके ऊपर आपने जिंक लगा दिया, तो अब जिंक है मेटल आयन, होगा क्या, वो मेन मॉलिक्यूल की नेचर से डिफरेंट मॉलिक्यूल, ठीक है ना, मेन मॉलिक्यूल की नेचर कुछ और है और उस को-फैक्टर की नेचर कुछ और है, लिहाजा दोनों मैच नहीं कर रहे, तो हम जो ग्रुप लगाते हैं उसको बोलते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप। ठीक है जी, प्रोस्थेटिक। जबकि वो तमाम एंजाइम्स जो मुख्तलिफ केमिकल रिएक्शंस को इनिशिएट करते रहे हैं, हम उन तमाम एंजाइम्स को कहते हैं आइसो एंजाइम्स। ठीक है, सही है ना भाई। और ज्यादातर ये जो एंजाइम है वो किस फॉर्म में होता है, या तो प्रोटीन की शक्ल में स्टोर हुआ हुआ होता है या फिर किसी और फॉर्म में यूज हुआ हुआ होता है। प्रोटीन की शक्ल में अगर स्टोर हुआ हुआ हो तो इसे जाइमोजिन या प्रो एंजाइम भी कहते हैं। ठीक, अब नॉमेनक्लेचर में इसके जाने की जरूरत नहीं है, ऑल्दो बड़ा आसान है, बट क्योंकि नॉमेनक्लेचर है नहीं सिलेबस में, लिहाजा हम इस पर बात नहीं कर रहे। ठीक, आप इसे, मैं अभी ये भेज दूंगा आपको ग्रुप पे, इसे पढ़ जरूर लीजिएगा कि भाई जो नाम पढ़ते हैं ना एंजाइम्स के, वो उनके प्रोसेसेस के जरिए पढ़ते हैं। अब देखिए डिहाइड्रोजिनेज क्या होगा, जो डिहाइड्रोजनेशन करेगा, ऑक्सीडेज जो ऑक्सीडेशन कराएगा, हाइड्रोक्सिलेज जो ब्रेक करेगा कंपाउंड्स, ठीक है ना, ऑक्सीजनेजेस इसमें क्या होता है,
इसमें ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल इन्वॉल्व, ट्रांसफरेजेस कि भाई एक जो एंड है उसके ऊपर जो भी ग्रुप लगा हुआ है वो दूसरे एंड तक कैसे ट्रांसफर होगा। ठीक, अब ये इसकी बेसिक क्लासिफिकेशन है जो कि बहरहाल पढ़ जरूर लीजिएगा, सीधी सी है कि भाई 6 तरह के एंजाइम्स पाए जाते हैं, ठीक है ना। और इसका ताल्लुक है इस बात से कि वो रिएक्शन कौन सा कर रहे हैं। जैसे ऑक्सीडो रिडक्टेस वो एंजाइम होगा जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन कराता है, ट्रांसफरेज ट्रांसफर करेगा फंक्शनल ग्रुप को, हाइड्रोलेज जो के ब्रेक करेगा कंपाउंड को या फॉर्म करेगा कंपाउंड को, लाइज ये कार्बन कार्बन इनफैक्ट ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए पर्टिकुलर लाइज। ठीक, आइसोमरेज और लिगेज, ठीक है ना। अब ये सारे फंक्शनल बेस्ड है, इसमें से ऑक्सीडो रिडक्टेज आया था, ऑक्सीडो रिडक्टेज पूछा जा सकता है, ठीक है, ऑक्सीडो रिडक्टेज ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। एक ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है, एंजाइम का नाम क्या है और वो कहाँ इस्तेमाल हो रहा है। और दूसरा ये पार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है कि भाई अगर आप एंजाइम से कंप्लीट वर्किंग लेना चाहते हैं तो आपको किन किन बातों का ख्याल रखना पड़ता है। देखिए 3 बातों का ख्याल रखना पड़ता है। जैसे कैटलिस्ट से आप काम लेते हैं तो कैटलिस्ट की कंडीशंस को फॉलो करना होता है, ऐसे ही एंजाइम भी क्योंकि कैटलिस्ट है लिहाजा उसकी कंडीशंस को फॉलो करने की जरूरत है। तो होता यह है कि टेम्परेचर, पीएच और कंसंट्रेशन ये 3 फैक्टर्स हैं, ठीक है। टेम्परेचर क्या करता है, टेम्परेचर को मेंटेन रखने की जरूरत है, अदरवाइज अगर टेम्परेचर वेरी करेगा तो एंजाइम की फंक्शनैलिटी भी चेंज हो जाएगी, ठीक है। सबसे ज्यादा एंजाइम इंसान के जिस्म के अंदर एक्टिव होता है और ऑलमोस्ट 50 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर काम कर रहा है, ठीक है। अगर आपने टेम्परेचर बढ़ने दिया तो एंजाइम के जो काम करने की सलाहियत है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। कंसंट्रेशन तो रेट ऑफ रिएक्शन का उसूल है कि भाई अगर आप फास्ट रिएक्शन करना चाहते हैं तो आपको सबस्ट्रेट यानी वो मॉलिक्यूल जो कि रिएक्शन में हिस्सा ले रहा है उसकी क्वांटिटी को बढ़ाना होगा, ठीक है। अच्छा ये बात एक्चुअली उस वक्त पता लगती है जब लॉक एंड की मॉडल के जरिए ये जाकर मेन सबस्ट्रेट के ऊपर जुड़ जाता है, ठीक है। ये उस वक्त ज्यादा क्लियरली पता लगता है, ठीक। जबकि सिस्टम को ऑप्टिमम यानी उस पीएच पे जिस पीएच पे किसी भी फंक्शन में कोई डिस्टरबेंस ना आए हम उसे पीएच से रिलेट कर देते हैं। जैसे किसी भी एंजाइम की जो रिएक्शन करने की टेंडेंसी है वो उसके पीएच पे होती है। जैसे अभी हमने देखा ना कि भाई एसिडिक अलग होंगे, बेसिक अलग होंगे, तो जो एसिडिक पार्टनर है उसको पीएच ऑब्वियसली कम चाहिए होगी और जो बेसिक पार्टनर है उससे ज्यादा चाहिए होगी, समझ रहे हैं, ठीक। तो मैक्सिमम एक्टिविटी एट ऑप्टिमम पीएच, ऑप्टिमम क्या होता है वो ऑप्टिमम समझ लीजिए कि कंडीशंस एट विच मैक्सिमम प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड, ठीक है, मैक्सिमम प्रोडक्ट्स बनते हैं, ठीक है जी। बात क्लियर हो गई। तो ये एंजाइम की सारी डिस्कशन कंप्लीट हो गया। जो प्रॉपर्टीज हैं एंजाइम की वो क्या क्या है। पानी के लिए जहर है, अगर ज्यादा से आपने पानी और एंजाइम का इंटरेक्शन रखा
तो मुमकिन है कि एंजाइम होने के बावजूद इनएक्टिव हो जाए। ठीक है, तभी कहते हैं आपसे कि जिस वक्त खाना वाना पका रहे हो उस वक्त ख्याल ये रखा करें कि ओवर कुक ना कर दें। अगर ओवर कुक करेंगे तो क्या होता है, तो न्यूट्रिशन जो है वो बैलेंस उसका आउट हो जाता है, क्योंकि उसमें एंजाइम की वर्किंग इन्वॉल्व नहीं होती। ठीक है, ये है बात सही। तो जनाब एंजाइम भी हो गया कंप्लीट, एंजाइम भी हो गया कंप्लीट। अब आते हैं अगले टॉपिक पे, और अब एंजाइम के बाद है लिपिड्स। ये सब तो बात हो गई थी ना भाई आज। अच्छा जी, अभी काम करें फैसल साहब, एक मीटिंग और कॉल कर लें, मैं एक पार्ट और करवा दूं। फैसल साहब, एक मीटिंग पे और पे आ जाए।